नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो सच कहूं तो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। हम अक्सर न्यूज़ में क्राइम की खबरें सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना? लेकिन आज हम महज एक खबर नहीं पढ़ रहे हैं। हम बात करेंगे एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की जिसने हमारे सिस्टम में गहराई तक पैड़ बना चुके क्षेत्रीय पूर्वाग्रह यानी रीजनल बायस और पुलिस की जवाबदेही में हुई एक बहुत बड़ी चूक को उजागर कर दिया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस पूरी घटना और इसके पीछे की संस्थागत विफलताओं को समझने की कोशिश करते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इन अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले अ सेलिब्रेशन टर्न ट्रेजेडी, फिर द कॉस्ट ऑफ अ ड्रीम, द रियलिटी ऑफ रीजनल बायस, बिट्रेयल बाय द बैज, अ फैमिलीज फाइट फॉर जस्टिस और आखिर में अर्जेंट नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, अ सेलिब्रेशन टर्न्ड ट्रेजेडी, वो रात जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जरा द्वारका के जाफरपुर कलां की उस रात की टाइमलाइन को डिकोड करते हैं ताकि आप समझ सकें कि चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। रूपेश नाम के एक व्यक्ति के बेटे की बर्थडे पार्टी खत्म होती है। सब कुछ बहुत सामान्य था। 2 बजे के आसपास मेहमान बाहर सड़क पर अपनी कैब और बाइक का इंतजार कर रहे थे। तभी 2:05 पर पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति जो बुरी तरह नशे में धुत था वहां आता है और बिना किसी वजह के लोगों से पूछताछ शुरू कर देता है। और जरा सोचिए, महज 5 मिनट बाद रात 2:10 पर पहचान को लेकर शुरू हुई एक छोटी सी बहस ने एक जानलेवा रूप ले लिया। एक खुशी का माहौल चंद मिनटों में एक खौफनाक सपने में तब्दील हो गया। इस घटना की सबसे खौफनाक बात यह है कि ये हिंसा कितनी अचानक और क्रूर थी। हमलावर ने बिल्कुल सीने से सटाकर एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी। वो गोली 21 साल के पांडव कुमार के सीने को चीरती हुई निकली और ठीक उसके पीछे बैठे उसके दोस्त कृष्ण के पेट में जा लगी। एक पल में एक युवा की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा दीनदयाल अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ने लगा। दूसरा पड़ाव है द कॉस्ट ऑफ अ ड्रीम। आखिर ये पांडव कुमार था कौन? अगर आप इन 2 व्यक्तियों को देखेंगे तो आपको 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का सीधा टकराव नजर आएगा। एक तरफ है 21 साल का पांडव, बिहार से आया एक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय, बिल्कुल निहत्था और अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सहारा। और दूसरी तरफ है आरोपी नीरज बलहारा। 40 साल का ये शख्स कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस की एलीट स्पेशल सेल का हेड कांस्टेबल है। नशे में धुत और उसके हाथ में है 6 लाख रुपए की एक सरकारी सर्विस पिस्तौल। एक बेहतर जिंदगी की तलाश में शहर आया एक प्रवासी मजदूर और अपनी ताकत के नशे में चूर एक एलीट अधिकारी। ये अंतर अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। पांडव के जाने से उसके परिवार में जो आर्थिक और भावनात्मक खालीपन आया है उसे शब्दों में समेटना मुश्किल है। वो लड़का 5,000 रुपये का किराया भरने के लिए लगातार काम करता था। पाई पाई बचाकर उसने घर के लिए वॉशिंग मशीन और कूलर खरीदा था। अपनी माँ की टीवी और दिल की बीमारी का इलाज, छोटे भाई की दवाइयाँ, सब कुछ उसी के कंधों पर था। पांडव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो एक पूरे परिवार की जीवन रेखा था। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे चुभने वाले हिस्से पर, द रियलिटी ऑफ रीजनल बायस। कैसे एक इंसान की पहचान को ही हथियार बना दिया गया। ये एक ऐसा सवाल है जो आज शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या बिहारी होना कोई जुर्म है? चश्मदीदों के जो बयान सामने आए हैं उन्होंने इस पूरी घटना को सिर्फ एक क्राइम की कैटेगरी से निकालकर महानगरों में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और उनके साथ होने वाले रोजमर्रा के भेदभाव की एक बहुत बड़ी और गंभीर चर्चा में बदल दिया है। चश्मदीदों की माने तो घटना वाली रात जब पांडव ने बताया कि वो बिहार का रहने वाला है तो आरोपी के मुंह से निकले शब्द सच में परेशान करने वाले थे। उसने कथित तौर पर गालियां देते हुए कहा, तुम लोग 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ क्या करने आते हो? तुमने यहाँ घर बना लिए हैं? ये सिर्फ नशे में बड़बड़ाई गई बातें नहीं थीं, ये उस गहरी नफरत और कुंठा को दिखाती हैं जो इस जानलेवा हमले की असली वजह बनी। बिहारी शब्द का इस तरह एक गाली के रूप में इस्तेमाल होना बिल्कुल स्पष्ट करता है कि हमारे समाज में रीजनल बायस किस हद तक हिंसा का रूप ले सकता है। जब तक हम इन गहरी बैठी हुई मानसिकताओं को नहीं समझेंगे और उन्हें जड़ से खत्म नहीं करेंगे, तब तक बड़े शहरों में काम करने वाले इन प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी देना बिल्कुल नामुमकिन है। चौथा बिंदु है बिट्रियल बाय द बैज, यानी जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। ये एक बहुत बड़ी संस्थागत विफलता है। जैसा कि हमने पहले बताया, आरोपी नीरज बलहारा कोई आम कांस्टेबल नहीं था। वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का हिस्सा था। अब ये स्पेशल सेल कोई आम यूनिट नहीं होती, ये एक एलीट एंटी टेरर यूनिट है। इन पर बड़े अपराधियों को पकड़ने, आतंकवादियों से निपटने और हाई लेवल सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है।
एक ऐसे अधिकारी के हाथों पब्लिक ट्रस्ट का इस तरह टूटना इस पूरे मामले की गंभीरता को 100 गुना बढ़ा देता है। इन प्रोसीजरल गैप्स यानी प्रक्रियात्मक खामियों को समझना बहुत जरूरी है। एक ऑफ ड्यूटी अधिकारी बीच सड़क पर नशे में धुत कैसे घूम रहा था? उसके पास 6 लाख के सरकारी हथियार की बेरोकटोक एक्सेस कैसे थी जब वो ड्यूटी पर था ही नहीं? ऐसा लगता है कि किसी एलीट यूनिट में होने के रुतबे ने बेसिक अनुशासन और नियमों को पूरी तरह से किनारे कर दिया था। ये सीधा सीधा पुलिस विभाग के आंतरिक सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारा 5वां हिस्सा है अ फैमिलीज फाइट फॉर जस्टिस। एक तरफ अपनों को खोने का शोक और दूसरी तरफ सिस्टम के खोखले वादे। पांडव की मां और बहन के ये शब्द शायद आपको भी अंदर तक रुला देंगे। उनका कहना है, मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। मेरे बेटे के सीने में गोली मार दी गई और वो हमें 5 मिनट की एक मीटिंग दे रहे हैं। ये महज कुछ शब्द नहीं है, ये एक टूटे हुए परिवार की बेबसी और उस दर्द की आवाज है जिसे कोई सिस्टम शायद कभी नहीं समझ सकता। इस त्रासदी के बाद हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का जो रिस्पॉन्स था उसका सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले पुलिस इस शोकाकुल परिवार को एक राजनेता के पास एक छोटी सी मीटिंग के लिए ले जाती है। वहां उन्हें बुनियादी इलाज और भविष्य में नौकरी जैसे वादे किए जाते हैं। लेकिन परिवार का जवाब क्या था? उन्होंने इन सभी वादों को सिरे से खारिज कर दिया। उनकी सिर्फ एक ही मांग है, न्याय, और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा। वो किसी भी झूठे आश्वासन से समझौता करने को तैयार नहीं है। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पर, अर्जेंट नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म। इस सिस्टम को आखिर सुधारा कैसे जाए? एक बात तो तय है, ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी पर खत्म नहीं हो सकता। इसके लिए लंबी अवधि के बदलावों की जरूरत है, जैसे कि ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारियों के व्यवहार और शराब के सेवन की सख्त मॉनिटरिंग होना, सर्विस हथियारों को ऑफ ड्यूटी इस्तेमाल करने या घर ले जाने के नियमों में भारी बदलाव, एलीट यूनिट्स के अधिकारियों की समय समय पर मनोवैज्ञानिक जांच और पुलिस द्वारा किए गए अपराधों की जांच के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र सरकारी कमेटियों का गठन। ये बदलाव न सिर्फ जरूरी हैं, बल्कि अब यह वक्त की मांग है। अंत में हम आपको इस एक गंभीर सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, अगर समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करने वाली वर्दी ही उनका सबसे बड़ा खतरा बन जाए, तो क्या कभी सच्चा न्याय मिल पाएगा? हमें एक समाज के तौर पर यह तय करना होगा कि हम ऐसी जवाबदेही कैसे लाएं जो उन नफरतों और पूर्वाग्रहों को खत्म कर सके जिनकी कीमत अक्सर बेकसूर लोग अपनी जान देकर चुकाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तथ्यों पर नजर बनाए रखें और हां, सवाल पूछना कभी बंद न करें।